जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी। और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों फिर से चालू किया अपना गंदा खेल, यूएपीए का गेम शुरू। जी हाँ, बताएंगे आखिरकार किस बड़ी पत्रकार जो मोदी की आलोचक रही हैं उनके ऊपर यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है, और कश्मीर के हुसैन साहब पर भी। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों महाराष्ट्र बिहार में लगने वाला है बड़ा झटका। जी हाँ, एनडीए की सरकार जाने की तैयारी में दरार पड़ चुकी है। बताएंगे कैसे उपेंद्र कुशवाहा और जो है यहाँ पर दोस्तों तमाम लोगों ने मोर्चा खोल दिया अजीत पवार के साथ साथ। कैसे आखिरकार राहुल गांधी ने दोस्तों मोदी सरकार की हिला दी नींव। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को चुनकर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। और क्यों गोदी मीडिया जो है वो इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगी है, लेकिन उल्टा इंडिया गठबंधन हो गया और मजबूत। बताएंगे क्या है ये मामला, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दोस्तों किसी ने सच कहा था कि जब तक तुम्हारे पास सियासत है, जब तक तुम्हें कोई हराने वाला नहीं मिलता तब तक तुम्हें लगता है कि तुम बादशाह हो, लेकिन जिस दिन तुम्हें हराने वाला मिल जाता है तो तुम्हें लगने लगता है कि तुम रंक हो। दरअसल दोस्तों यही बात राहुल गांधी ने साबित कर दी। प्रधानमंत्री को लगता था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों हारते सब हैं, हराने वाला होना चाहिए, और हराने वाला वो चेहरा राहुल गांधी थे। आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत ने मोदी सरकार के पैरों तले ज़मीन खिसका दी है। नरेंद्र मोदी को इस बात का विश्वास नहीं था कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनकी इच्छा थी कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो उनको बिल्कुल ये पता नहीं था कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस देश का प्रधानमंत्री इस वक्त दो बैसाखियों के सहारे चल रहा है, एक है नायडू, दूसरे है नीतीश। लेकिन पता है दोस्तों मज़े की बात क्या है, प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद भी सत्ता की सीट पर काबिज हो गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सत्ता से इतना प्यार है दोस्तों कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, और उद्धव ठाकरे की बीजेपी को दो टूक, कहा इंडिया गठबंधन नहीं टूटने वाला, हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में। दोस्तों ऐसे ही लोग होना चाहिए जो सीधे सीधे बीजेपी को नकार दें, क्योंकि दोस्तों जो लोग भुगते हुए हैं ना वो लोग समझते हैं कि बीजेपी की असली औकात क्या है, बीजेपी कैसी पार्टी है। दोस्तों बीजेपी किसी को अपना नहीं समझती, वो सिर्फ सत्ता को अपना समझती है। याद कीजिए रातों रात देवेंद्र फडणवीस को, जबकि उद्धव ठाकरे की ज़्यादा सीटें थी, लेकिन रातों रात देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में शपथ दिला दी गई थी। और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने हालांकि कांग्रेस के साथ जाकर डील कर ली थी और ख़ुद सीएम बने थे महाराष्ट्र के, लेकिन बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से डील तोड़कर उसको बना दिया था, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया था। जिसके बाद आपको बताते चले रातों रात शपथ भी दिला दी गई थी कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बाद में कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ से हटना पड़ा इन्हें। फिर कांग्रेस और जाहिर सी बात है एनसीपी इन लोग की सरकार बनी। वैसे ही अब उद्धव ठाकरे ने दो टूक बोल दी है कि फ़िलहाल हमारा गठबंधन नहीं टूटेगा, हम महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उल्टा उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि जो आना चाहे हमारे साथ वो आ सकता है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको बताते चले दोस्तों जो लोग भी इंडिया गठबंधन को छोड़कर गए थे, यानी कि कुछ लोग कांग्रेस से गए थे, कुछ लोग बीजेपी से उधर से गए थे, एसपी से गए थे दोस्तों, तमाम पार्टियों से बीजेपी ने लोगों को तोड़ा था। लेकिन आपको पता है क्या दोस्तों, इस चुनाव में उनका इतना बुरा हाल हुआ कि जनता ने दोस्तों उनको रगड़ डाला, यानी कि उनको सत्ता में जगह ही नहीं मिली। क्योंकि अब दोस्तों जनता भी सियानी हो चुकी है, जनता भी समझदार हो चुकी है, जनता को पता चल चुका है कि देखो भैया ये लोग जो भी लोग हैं ये लोग किसी काम के नहीं है, ये लोग सिर्फ एक ही काम के दोस्तों, किसी भी तरीके से बस जो है यहाँ पर विपक्ष को डराओ धमकाओ और उन्हें रोको। और यही कारण है कि अब बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं करता है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक बार फिर से गंदा खेल शुरू दोस्तों, यूएपीए की कार्रवाइयाँ शुरू। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा से यूएपीए के दुरुपयोग के लिए जानी जाती है। कई बार अदालतों ने दोस्तों फटकार लगाई है, कई बार चाहे वो सिद्दीकी कप्पन हो दोस्तों या फिर अदर यूएपीए के मामले हो जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, फिर भी उनको 8-8 10-10 साल जेल में रखा गया। बाद में दोस्तों अगर मान लीजिए इंसाफ मिल भी जाए तो फिर इस इंसाफ को क्या चाटें हम,
बताइए आप, जब बेचारे 8-8 10-10 साल बिना किसी जुर्म के जेलों में रह ले, तो दोस्तों वो तो एक तरीके से सज़ा ही हो गई है कि आप इतने लंबे समय तक ऐसे लोगों को जेल में रखे हुए। अब अभी नया मामला दिल्ली से आया है दोस्तों। दिल्ली के एलजी साहब सक्सेना जो है, उन्होंने, आपको बता दूं, अनुदिति राय और जो है यहाँ पर दोस्तों शौकत अली साहब के ऊपर, प्रोफेसर हुसैन के ऊपर जो है यहाँ पर केस चलाने को बोल दिया है कि इन दोनों के ऊपर यूए के तहत केस चलेगा। इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था 2010 में। आपको बताता चलूँ दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2010 की बात कर रहे हैं, 2010 में तो वो थे भी नहीं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात दोस्तों कि अनुदिति रॉय और जो शौकत हुसैन है दोस्तों, प्रोफेसर शौकत हुसैन, उनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। असली वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। दरअसल दोस्तों अनुदिति रॉय के बारे में हम बात करते हैं। अनुदिति रॉय जी जो है वो दोस्तों बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी आलोचक रही हैं दोस्तों। अब आप समझ सकते हैं, वो मोदी सरकार की बहुत बड़ी आलोचक रही हैं और इसका सीधा तार दोस्तों जुड़ते हैं यूएपीए से। नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं कि जब भी उन्हें विपक्ष से बदला लेना होता है या फिर दोस्तों पत्रकारों से बदला लेना होता है जो उनके बारे में सच्चाई लिखते हैं, क्योंकि आज मेन स्ट्रीम मीडिया तो दलाली कर रही है और उसमें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के बारे में सच बता पाए। लेकिन दोस्तों जो बाकी के जो ख़ास करके जो आज सोशल मीडिया के पत्रकार हैं या फिर ऐसे पत्रकार हैं, लेखक दोस्तों, जो किताबें लिखते हैं, जो बुक्स में लिखते हैं, जिनकी बुक पब्लिश होती हैं या फिर आर्टिकल लिखते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को मोदी सरकार जैसे ही मोदी की पोल खोलने लगते हैं वो लोग, उनके ऊपर यूएपीए लग जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर से वही गंदा खेल शुरू कर दिया है। 2 बैसाखियों के सहारे टिका हुआ देश का प्रधानमंत्री उसके बाद भी दोस्तों अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसीलिए देश ने नकार दिया सिर्फ लोगों को परेशान करना, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करना, उनको डराना धमकाना बंद कर दें नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब वो 2 बैसाखियों पर है और ये बैसाखियाँ हम कभी भी खींच लेगी जनता। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका दोस्तों। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखकर दोस्तों मोदी सरकार की उड़ी नींद। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री तो यही सोच रहे हैं कि भैया राहुल गांधी का सामना कैसे करूंगा मैं विधानसभा के अंदर, क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब पिछली बार नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी ने भरे संसद में धज्जियां उड़ा दी थी, उस वक्त प्रधानमंत्री ने डरकर राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द करा दी थी कि राहुल गांधी ने विदेश जाकर देश की बुराइयां की हैं और तमाम राहुल गांधी के खिलाफ दोस्तों खबरें चलाई गई, राहुल गांधी को बुरा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने बता दिया कि बुरा कौन है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, विपक्ष इतनी सारी सीटें लाकर भी विपक्ष में ही है और दोस्तों 2 बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे हैं जिनको जनता ने नकार दिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से कह सकता हूं दोस्तों, इस देश की सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। इस देश की जनता ने ठान लिया है दोस्तों कि वो मोदी सरकार को इस देश की सत्ता में अब नहीं रहने देगी। अब की बार तो फिर भी ये किसी तरीके से 240 तक पहुंच गए दोस्तों, लेकिन इस बार तो बीजेपी 150 भी पार नहीं कर पाएगी। और ये आज आप लिख कर रख लीजिएगा, जिस तरीके से देश को चलाया जा रहा है, जिस तरीके से हिटलरगिरी तानाशाही देश को दिखाई जा रही है, आपको तो पता ही नहीं है। महंगाई मैन ने लोगों से बदला लेने के लिए इतनी महंगाई बढ़ा दी चुनाव हारते से ही कि जिसकी कोई हद नहीं है। अरहर की दाल, तमाम दालें, तमाम घी, तेल, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। और दोस्तों सरकार ये आप लोगों से एक तरीके से बदला ले रही है। यही नहीं, अब अगर आप एक मोबाइल में 2 सिम रखते हो तो एक नया बम आपके ऊपर फूटने वाला है। आपको एक कनेक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अगर एक सिम में, एक मोबाइल में 2 सिम रखते हो तो एक कनेक्शन भी लेना पड़ेगा। नए नए रूल्स नियम लागू होने वाले हैं। और दोस्तों आप समझ लीजिए कि बीजेपी की चालबाजियाँ क्या हैं, बीजेपी किस तरीके से देश को लूट रही है दोस्तों। देश का गरीब बेचारा, उसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है साफ़, और देश के गरीबों के पास, और मोदी सरकार दोस्तों उनसे पैसे वसूलने में लगी है। और ये पैसा किसके पास जा रहा है? ये पैसा जा रहा है अडानी अंबानी के पास। ये पैसा जा रहा है दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इस देश में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 2 बड़े बड़े उद्योगपति छोड़े, वो हैं अडानी अंबानी।
आपको क्या लगता है टाटा डोकोमो, तमाम सिमें, एयरसेल ये जो बन हुई हैं किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी की देन है। बड़ी ही मुश्किल से आइडिया और वी दोस्तों मिलकर सिम चला रहा है एयरटेल और वी, वरना दोस्तों इनकी भी पूरी कर्जे में ये लोग भी डूबे हुए हैं। इनकी कंपनियों को भी बंद कराने की कगार पर है मोदी सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल ए से लेकर जेड तक पूरे बिजनेस अडानी और अंबानी को दे दिए गए, ताकि ना कोई और होगा न जनता उससे सामान देगी इन दोनों के अलावा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए उद्धव ठाकरे बोले इंडिया गठबंधन को कोई नहीं तोड़ सकता, इंडिया गठबंधन ऐसा ही रहने वाला है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों अब गोदी मीडिया झूठ फैलाने में लग गई है कि अब देखो भैया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जैसे ही गठबंधन टूटा तो अब ये लोग उनके खिलाफ बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं और जो है तमाम चीज़ें, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। न किसी का इंडिया गठबंधन टूटने वाला है और न टूटेगा। सब जानता है विपक्ष की इतनी बड़ी जीत जो हुई है वो हमारे साथ रहने से हुई है। अब इस देश की राजनीति दोस्तों थोड़ी बदल चुकी है। पहले लोग अपने दम पर बहुमत ले आते थे, लेकिन शायद अब जनता उतना विश्वास ना करे दोस्तों किसी भी सरकार के ऊपर, क्योंकि अब जनता परखेगी कौन कैसा काम कर रहा है। बहुमत का आंकड़ा तो किसी को भी नहीं मिला, लेकिन दोस्तों जो मेहनत राहुल गांधी ने की थी वो मेहनत साफ दिखाई दी। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे और उसके बाद दूसरे चरण में वो 300 पार हो गया जब इन्हें पता चला कि नहीं आने वाली 400। उसके बाद दोस्तों जब ये भी लगा कि भैया 300 भी नहीं आने वाली, तो वो 300 का भी नारा गायब हो गया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में काबिज भी रहना चाहते हैं और जनता उनको चुन भी नहीं रही है। तो अब तो सिर्फ जनता के हाथ में ही है कि फिलहाल इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस देश की जनता ने तो अपना फैसला दे दिया है कि वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहती है दोस्तों। वो नरेंद्र मोदी को पमेलियन भेजना चाहती है। उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी बिना उसके टिके रहें दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है दोस्तों। क्योंकि मुझे तो एक चीज़ यही दिखाई दे रही है कि सरकार की नीतियाँ जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और सरकार के पास दोस्तों कोई चांस ही नहीं है। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को दोस्तों इतना नहीं पता कि देश की जनता ने उनको नकार दिया। जानबूझकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस देश की जनता ने भी बता दिया कि फ़िलहाल हमें एक ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो सिर्फ दोस्तों हिंदू मुसलमान करता हो या फिर जो यहाँ पर इधर उधर की बातें करता हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बार बार दोहराई और दोहराता रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को एक अच्छे पीएम की ज़रूरत है, और जो कि राहुल गांधी हैं दोस्तों। क्योंकि इस देश को अब ऐसे लोग नहीं चाहिए जो देश को तोड़ने वाले हैं, ऐसे लोग चाहिए जो देश में भाईचारा फैलाएं और देश को जोड़ें दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ऐसे लोग हैं अब जनता भी उनको रास्ता दिखा चुकी है। हालांकि वो बात अलग है कि वो लोग जो है सत्ता को छोड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दोस्तों इस सरकार को सत्ता से जाना है, ये बात तो तय हो चुकी है। और सरकार की नीतियाँ दोस्तों मैंने आपको बार बार बताई हैं कि सरकार सिर्फ देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की फिराक में और कुछ नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल लोकसभा स्पीकर बीजेपी में दो फाड़ नहीं बन पा रही है दोस्तों। बीजेपी में बात आखिरकार क्या गिरने वाली है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों मुझे तो लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी भी 2004 में हार गए थे, मोदी सरकार भी 2024 में हार गई। ये जो 4 का आंकड़ा है बीजेपी के लिए पनौती है। अब दोस्तों 2004 वाली घटनाएं 2024 में भी घट रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बस अब गिरने की कगार पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों बिहार में उपेंद्र कुशवाहा, महाराष्ट्र में अजीत पवार, एक तरफ नीतीश, दूसरे तरफ नायडू दोस्तों, ये तमाम लोग बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी से अलग हैं। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चले दोस्तों, अजीत पवार ने भी बीजेपी को बगावती सुर दिखा दिए हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का टाटा बाय बाय होने जा रहा है। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी सरकार गिर जाए बीजेपी की उतना अच्छा है देश के लिए, क्योंकि मोदी सरकार देश के तमाम रूल्स रेगुलेशन को दोस्तों ख़त्म करने की फिराक में है।
अभी मुझे पता चला है कि कुछ ऐसे रूल्स और लाया जा रहा है जिससे कि देश को बड़ा नुकसान होने वाला है दोस्तों। और आने जब अभी बिल पास होंगे आपको खुद दिख जाएगा विधानसभा में। आपको बता दें मोदी सरकार को राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर इतना घेरा, ये भी बताया जा रहा है कि अब अग्निवीर योजना में संशोधन करने वाली है बीजेपी। लेकिन मज़े की बात यह है कि चारों तरफ फूट पड़ गई है बीजेपी में और मज़ा आ रहा है ये देखकर, क्योंकि जो लोग दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करते थे विपक्ष को लेकर, आज वो लोग पूरी तरीके से दोस्तों नाकाम हो चुके हैं। ये लोग अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे ये तो डाल सकते कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन सच्चाई नहीं बता सकते कि एक थकेला, अब अकेला नहीं, अब एक थकेला हो गया नरेंद्र मोदी, जिनके साथ दोस्तों कई लोग जुड़ चुके हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी माने तो खुद ही अपना त्याग पत्र सौंप देना चाहिए और सत्ता से विदाई ले लेना चाहिए, क्योंकि अब बेइज्जती होने वाली है बहुत जल्दी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साधा निशाना। राहुल बोले देश की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए जनता ने हमें एकजुट होकर वोट दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, इन तमाम मुद्दों से निजात चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जो देश की जनता से वादे किए थे हम उन वादों को ज़रूर निभाएंगे सत्ता में आकर। आपको बता दें चले दोस्तों, कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई तो वो वादे भी मैनिफेस्टो में ही हैं, क्योंकि दोस्तों अभी नायडू और नीतीश बीजेपी के साथ है, लेकिन वो कब पाला बदल कर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे कोई बता नहीं सकता। मेरी बड़ी इच्छा है दोस्तों कि देश में एक नई सरकार बन जाए। मैं बहुत चाह से चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। मैं चाहता हूं कि ये सरकार जल्द से जल्द गिर जाए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद रखना अपने आप में एक बेवकूफ़ी है। जो लोग 10 साल से दोस्तों बेवकूफ़ बना रहा हूं जनता को, उन पर विश्वास करना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होता है। तो कम से कम नरेंद्र मोदी दोस्तों जो लोगों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब उनका सत्ता से जाना तय हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों अब सत्ता में कोई देखना नहीं चाहता है। इस देश के सबसे गरीब भाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक दोस्तों बेचारे और किसान, मजदूर, इन सब लोगों ने मिलकर दोस्तों इंडिया गठबंधन को जिताया है। इन लोगों ने मिलकर इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, इसलिए इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वरना दोस्तों बहुत सारे बड़ी बड़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन गरीबों ने, सब ने जो परेशान है दोस्तों, उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया। और मैं यही मानता हूँ दोस्तों कि जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो आपको उससे उम्मीदें होती हैं, और यहाँ पर इस उम्मीद को हम ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल कहीं ना कहीं उम्मीद को लेकर उम्मीद हो गई है। लेकिन अब हम तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे और ऐसा साफ़ है कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल क्या हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय रावत बोले नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि आरएसएस अब उनके ख़िलाफ़ है। दरअसल आपको बताते चले संजय रावत का कहना है कि ग़ुलाम लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते, और जिस तरीके से दोस्तों आरएसएस बाप की भूमिका में था और बीजेपी बेटे की, अब उल्टा हो रहा है। अब दोस्तों आरएसएस बेटा बन गया है, बीजेपी बाप बनने की कोशिश में लगातार है। दरअसल दोस्तों ऐसा लग रहा है चारों तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। पहला, आरएसएस के सबसे बड़े चीफ मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को सलाह दे डाली कि अहंकार बहुत बुरी चीज़ होता है, अहंकार कर कर सत्ता चलाना ये सही राजधर्म नहीं है। और मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया, वहाँ पर दोनों सीटों पर दोस्तों कांग्रेस जीती। दूसरी बात दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आचार्य जो शंकर आचार्य हैं, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मंदिर की अधूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और जब वो पूरा हो जाएगा तो हम उसकी सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कहेंगे। यही नहीं दोस्तों, ओपी राजभर ने कहा कि हम मोदी और योगी की वजह से चुनाव हार गए, अब हमें ये छोड़ना होगा जो हम लेकर चल रहे हैं। दोस्तों ये वही ओपी राजभर है जो चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि अरे इंडिया गठबंधन की तो 2 सीटें भी नहीं आ पाएंगी, ये लोग हार जाएंगे, घर बैठे होंगे 4 जून के बाद। लेकिन दोस्तों बीजेपी को करारी शिकस्त मिलने के बाद और ओपी राजभर खुद भी चुनाव हार गए, क्योंकि इन्हें बड़बोला माना जाता है। कभी ये कहते हैं मैं योगी से भीख मंगवाऊंगा, कभी वापस योगी के साथ जाकर मिल जाते हैं अखिलेश को छोड़कर। तो तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ तो एक एक व्यक्ति ने मोर्चा खोल रखा है और आरएसएस के कई बड़े लोग